तो पूरे कोलॉइड का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोआगुलेशन। बहुत बार क्वेश्चन आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। और बहुत इजी भी है। कोआगुलेशन को हम फ्लोकुलेशन या प्रेसिपिटेशन भी बोलते हैं। क्या डेफिनेशन है, हम डेफिनेशन से शुरू करते हैं, आप तो जानते ही हो। तो पहला पॉइंट क्या कहता है, लिखेंगे द सेटिंग ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल की सेटिंग का मतलब प्रेसिपिटेशन होता है, गलत मत सोचना। द सेटिंग ऑफ कोलॉइडल particles, that is precipitation of colloidal particles is called coagulation, या फ्लोकुलेशन, ठीक है। अब ये कोआगुलेशन होता कैसे कैसे है, तो कोआगुलेशन हो गया, फ्लोकुलेशन या प्रेसिपिटेशन, तीनों बातें सेम है। अब ये होता कैसे है, एक प्रोसेस तो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, इलेक्ट्रोफोरेसिस। एक्चुअल में इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या हो रहा था, कोलॉइडल पार्टिकल माइग्रेट कर रहे थे एक इलेक्ट्रोड की तरफ और वहां पर जाकर इकट्ठे हो रहे थे। इकट्ठे होने का मतलब वहां जाकर वो डिस्चार्ज हो रहे हैं, मतलब प्रेसिपिटेट बना रहे हैं, मतलब इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है। तो जो हम कोआगुलेशन कराते हैं वो यूजुअली हम जो पढ़ते हैं वो लायोफोबिक में अच्छे से पढ़ते हैं डिटेल में, बाकी लायोफिलिक में भी कोआगुलेशन कराया जा सकता है। तो पहले मैं क्या लिख रहा हूं, सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट ये है कि कोआगुलेशन कैन बी कैरिड आउट, कोआगुलेशन ऑफ, ऐसे लिखो, कोआगुलेशन ऑफ लायोफोबिक सॉल या कोलॉइड कैन बी कैरिड आउट by following methods, अब क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं वो ध्यान से देखना। पहला, नंबर 1 इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमने क्या किया था, जो आयंस थे, कोलॉइडल पार्टिकल थे, वो बोलो आप ऐसा है ना, जो कोलॉइडल पार्टिकल थे वो माइग्रेट कर रहे थे एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड की तरफ और वहां जाके डिस्चार्ज हो रहे थे, प्रेसिपिटेट हो रहे थे, ठीक है। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं डिटेल में, क्या, इलेक्ट्रोफोरेसिस। सेकंड नंबर पर आप क्या कर सकते हो, म्यूचुअल कोआगुलेशन करा सकते हो। म्यूचुअल कोआगुलेशन का मतलब क्या है, मेरे पास एक पॉजिटिवली चार्ज सॉल है, उसमें मैंने नेगेटिवली चार्ज सॉल मिला दी, हो गया काम, हो गया, लड़ाई करा दी, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव मिला दिए, लड़ा दिए, मतलब न्यूट्रल हो गया, मतलब प्रेसिपिटेट हो गया, ठीक है। तीसरे नंबर पर आप करा सकते हो बाय हीटिंग से भी कोआगुलेशन करवाया जा सकता है। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम को मिला के ही अपने पास एक सॉल्यूशन बनता है। तो अगर मैं हीट करा दूंगा तो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम को सेपरेट किया जा सकता है, मतलब डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स को प्रेसिपिटेट करवाया जा सकता है। चौथे नंबर पर है बाय परसिस्टेंट डायलिसिस, मतलब बहुत देर तक आप डायलिसिस करा रहे हो। तो एक्चुअल में मैंने आपको बताया था जब डायलिसिस पढ़ाया था, स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट तो आपका जो सॉल है वो स्टेबलाइज करता है, कोलॉइड को स्टेबलाइज करता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन होता क्या है, जब आप बहुत देर तक डायलिसिस करोगे तो डिस्पर्जन मीडियम तो बाहर निकल जाएगा ना, मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर निकाल लो आप एक तरीके से। और अगर आप बाहर निकाल रहे हो तो सिर्फ सॉल पार्टिकल या कोलॉइडल पार्टिकल बचेंगे, वो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। मतलब आपने क्या किया, जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह थे वो आप सारे हटाते जा रहे हो, तो मीडियम आप खत्म ही करते जा रहे हो पूरा एक तरीके से, है ना। तो डिस्पर्स फेस के पार्टिकल बचेंगे जो कि क्या हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब जो मैं लिखने वाला हूं फिफ्थ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है और उसी से ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। बाकी मैंने इनको एक्सप्लेन आपको कर दिया है। पॉइंट नंबर 5, बाय एडिंग, बहुत सारे स्टार लगा लो, जितने आप लगा सकते हो ना जिंदगी में उतने स्टार लगा लो इस पे। अगर सरफेस केमिस्ट्री में कोलॉइड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं तो यहां पर बहुत ज्यादा हैं। बाय एडिंग एन इलेक्ट्रोलाइट डाल के भी आप प्रेसिपिटेशन करवा सकते हो। कैसे, जैसे मान लो मेरे पास पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड है, ठीक है, तो मैंने क्या करा, इलेक्ट्रोलाइट से नेगेटिव आयन उसमें डाल दिया तो प्रेसिपिटेट हो गया। और अगर मेरे पास नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड है तो मैंने इलेक्ट्रोलाइट से पॉजिटिव आयन से उसका कोआगुलेशन करा दिया, प्रेसिपिटेशन करा दिया, ऐसा होता है।
और इस चीज के लिए एक रूल होता है जिसको बोलते हैं हार्डी-शुल्ज लॉ या हार्डी-शुल्ज रूल, ठीक है। तो ध्यान से देखना किसके लिए, पॉइंट नंबर 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 5 के लिए मैं बता रहा हूं आपको क्या, हार्डी संधू नहीं, हार्डी-शुल्ज रूल क्या होता है ये इसके बारे में देखेंगे। हार्डी-शुल्ज रूल ये कहता है कि जो भी आप इलेक्ट्रोलाइट मिला रहे हो उसमें जो भी आपका आयन कोआगुलेशन करने आ रहा है उसका वैलेंस ज्यादा होना चाहिए। वैलेंस ज्यादा होने का मतलब क्या है, चार्ज ज्यादा होना चाहिए उस पर, ठीक है, सीधा सा बात है, ठीक है। और मेन चीज क्या है, जो कोआगुलेटिंग आयन होता है वो किस बात पे डिपेंड करता है, कोआगुलेशन पावर उसकी किस बात पे डिपेंड करती है, उस आयन के साइन पर, उस आयन के साइन पर और मैग्नीट्यूड पे बात डिपेंड करती है, ठीक है। तो पहला पॉइंट मैं लिख रहा हूं हार्डी-शुल्ज रूल का क्या, कि कोआगुलेटिंग पावर या फ्लोकुलेटिंग पावर, कोआगुलेटिंग पावर, कोआगुलेटिंग पावर डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ आयन, जो इलेक्ट्रोलाइट से आ रहा है उसके साइन पे डिपेंड करेगा और मैग्नीट्यूड पे। कैसे करेगा, पॉइंट नंबर 2 में हम लिखेंगे कि कोआगुलेटिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैलेंस ऑफ आयन। वैलेंस का मतलब क्या हो गया, एक तरीके से चार्ज, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा उसकी पावर होगी। तो पॉइंट नंबर 3 में मैं लिख रहा हूं इसका ए पार्ट, फॉर कोआगुलेशन ऑफ पॉजिटिव सॉल। अगर पॉजिटिव सॉल या पॉजिटिव कोलॉइड को कोआगुलेट करना तो तुमको नेगेटिव आयन लेने पड़ेंगे इलेक्ट्रोलाइट से। तो नेगेटिव आयन का जो पावर है वो ऑर्डर में लिख रहा हूं, ये आपको डायरेक्ट याद रखना, एनसीईआरटी में आयंस दिए हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा भी और कोई आयन हो सकते हैं, बस आपको क्या ध्यान रखना, चार्ज ज्यादा होना चाहिए। देखो FeCN6 4 नेगेटिव, इसकी पावर ज्यादा होगी, फिर PO4 3 नेगेटिव की होगी, ठीक है, फिर SO4 2 नेगेटिव की होगी और फिर Cl नेगेटिव की होगी। किससे पता चला, चार्ज से। आपको ओवरऑल चार्ज देखना है, आपको आयन से मतलब ही नहीं है कि कौन सा आयन है, बहुत आसान है ये तो, बहुत ही आसान है। ऊपर देख लो कितना चार्ज है, 4, यहां 3, यहां 2, यहां 1, किसमें चार्ज ज्यादा है, इसमें ज्यादा है। मैथमेटिकली कंपेयर नहीं कराना भाई, पॉजिटिव सॉल है तो उसके लिए ऑब्वियसली नेगेटिव आयन ही तो उसको प्रेसिपिटेट करेगा। तो नेगेटिव आयन पर मैग्नीट्यूड कितना ज्यादा है वो देख लो, 4 3 2 1 ऐसा होता है, ठीक है। इसके अलावा और भी कोई आ जाए तब भी कर देना, ठीक है। मतलब ये तो मैंने आयन से समझा दिया, ऐसा नहीं कि फिक्स आयन आप ये रट के चले जाओ, ये तो आपको वैसे सीधी सी बात है ना, आप तो देख के बता दोगे, आपको रटना थोड़ी है। एक बार आपने देख लिया क्या होता है, जिस पर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज्यादा हुआ वो आंसर लगा देंगे, कोआगुलेटिंग पावर अगर पूछिए आपसे तो, है ना। इसी तरीके से बी पे चलेंगे, फॉर कोआगुलेशन ऑफ नेगेटिव सॉल। अगर आपको नेगेटिव सॉल को कोआगुलेट करना है तो आपको लेने होंगे पॉजिटिव आयन, जैसे Al+3, Ba2+, ठीक है, और Na+, इस टाइप से। अब मान लो आपसे बोले Na+ और K+ में बताओ किसकी पावर ज्यादा है, तो सेम रहेगी, क्यों, दोनों पे चार्ज सेम है। भाई Ba2+ और Mg2+ में पूछ ले बताओ किसमें पावर ज्यादा है, तो भी सेम रहेगी। क्यों सेम रहेगी, क्योंकि दोनों पर चार्ज सेम है। बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बहुत आसान चीज है ये। मेरे पास कोई पॉजिटिव सॉल है, अब आपको देखो एग्जाम में ऐसा भी है, आपको बताएंगे नहीं कौन सी है, ये आपको याद होना चाहिए। अभी मैंने पीछे आपको चार्ज पढ़ाया है, चार्ज ऑन कोलाइड, उसमें एक तरफ टेबल बनाई थी पॉजिटिव सॉल एक नेगेटिव, तो वो जरूर याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। मान लो आपसे ऐसा बोल दिया फॉर कोआगुलेशन ऑफ गोल्ड सॉल, तो गोल्ड सॉल तो आपको पहले पता होनी चाहिए ना क्या होती है, मेटल क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो आपको ऑप्शन में पॉजिटिव आयन ढूंढना है, ऐसा है, समझ रहे हो ना बात को। अगर आपसे बोल दिया फॉर कोआगुलेशन ऑफ फेरिक ऑक्साइड, तो ऑक्साइड क्या होती है, पॉजिटिवली चार्ज सॉल, तो आपको ऑप्शन में नेगेटिव आयन ढूंढना है, मतलब अपोजिट ढूंढना है। तो जो सॉल है उसका अपोजिट आयन चाहिए और उस पर मैग्नीट्यूड ज्यादा होना चाहिए। और जो बात है वो क्या है, पूरी मेन बात क्या है, मैग्नीट्यूड और उसके साइन पे डिपेंड करता है। भाई कोई भी आयन है उसके साइन पे भी तो डिपेंड करेगा कि किसको कोआगुलेट करेगा। अब ऐसा थोड़ी है नेगेटिव सॉल है और नेगेटिव आयन कोआगुलेट कर देना, नेगेटिव को पॉजिटिव ही करेगा और पॉजिटिव को नेगेटिव करेगा, तो साइन पे भी डिपेंड करेगा और कौन सा अच्छे से करेगा वो मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा। समझ गया बात को, पूरी कहानी। तो ये चीज है हार्डी-शुल्ज रूल, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट कर देना। अभी अपन चैप्टर के लास्ट में प्रैक्टिस भी करेंगे क्वेश्चन की, तो आपको समझ में आ जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं और कैसे आएंगे, ठीक।
तो ये वाली बात नोट कर लो। इसमें एक चीज और बची है, कोआगुलेटिंग वैल्यू, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, इसको लिख लो पहले। चलो आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, कोआगुलेटिंग और फ्लोकुलेटिंग वैल्यू क्या होती है। बहुत ही आसान सी डेफिनेशन है, आसान सी है, तो लिख लो फटाफट से। क्या कह रहे हैं? द मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन, द मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, the minimum concentration of an electrolyte is needed to cause coagulation of a sol in 2 hours। मतलब 2 घंटे का टाइम अपन देते हैं एक ऐसी देखने के लिए, है ना। तो इसको बोलते हैं अपन क्या? कोआगुलेटिंग वैल्यू। तो सीधी सी बात है, ये जो कॉन्सेंट्रेशन है, क्या कह रहे हैं आपसे? ये कह रहे हैं मिनिमम। क्या कह रहे हैं आपसे? मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन। मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ये है कि अगर छोटी सी, मतलब थोड़ी ही कॉन्सेंट्रेशन में काम हो जाए, थोड़ी सी कॉन्सेंट्रेशन में ही अगर कोआगुलेशन हो जाता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब वैल्यू और पावर एक दूसरे के इनवर्सली हैं, सीधी सी बात है ना। तो कोआगुलेटिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या? कोआगुलेटिंग वैल्यू। हम बाद में इसका न्यूमेरिकल भी करेंगे चैप्टर के एंड में, ठीक है। अभी अपन बेसिक डेफिनेशन समझ रहे हैं क्या है। कोआगुलेटिंग या फ्लोकुलेटिंग वैल्यू की डेफिनेशन क्या है, फिर से एक बार बता रहा हूं, कान खोल के ध्यान से सुनते जाओ। द मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन, पढ़ते भी जाना, ठीक है। द मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज नीडेड टू कॉज पीपीटी, मतलब कोआगुलेशन इन 2 आवर्स, ठीक है। मतलब जितनी कम कॉन्सेंट्रेशन में ही कोआगुलेट हो गया। सॉल्यूशन है मेरे पास, सॉल है, आपने ऊपर से इलेक्ट्रोलाइट डाला, जितनी कम कॉन्सेंट्रेशन में ये जो सॉल है वो कोआगुलेट हो गया, मतलब उतनी ज्यादा उसकी पावर है ना, थोड़े से में ही काम कर दिया। भाई कई लोगों की पावर होती ना, भाई इतने से में ही कर दिया तुमने, मतलब उसकी पावर ज्यादा है, थोड़े से ही इलेक्ट्रोलाइट में काम हो गया, मतलब कोआगुलेट हो गया, ठीक। अब मैं यहां पर क्वेश्चन करवा देता हूं आपको, एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो टॉपिक साथ में चल रहा है तो बढ़िया से आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। बाकी एंड में अपन इकट्ठे क्वेश्चन करेंगे ही सरफेस केमिस्ट्री के, इसके न्यूमेरिकल भी करेंगे एंड में। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहे हैं? विच इज बेस्ट कोआगुलेटिंग एजेंट फॉर FeOH होल थ्राइस सॉल। अब तो भाई साहब ये बहुत आसान क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही मुश्किल भी है। अच्छा, आसान भी है और मुश्किल भी है, बिल्कुल। अगर आपको ये पता है क्या है, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो बहुत आसान है। अगर आपको यही नहीं पता तो फिर छोड़ के ही आना है, तुक्का थोड़ी मानना है ना। FeOH होल थ्राइस सॉल हाइड्रोक्साइड्स क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज। तो पहली कहानी आपको वो जो चार्ज वाला टॉपिक है ना, चार्ज ऑन कोलाइड, वो तो आप क्या करो, एक पेज में लिख लो पॉजिटिव कौन से नेगेटिव कौन से, और अपने स्टडी रूम में सामने चिपका लो। थोड़े दिनों में याद हो जाएगा अपने आप, ठीक है। बड़बड़ाते हुए फिरोगे कि कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव है, ठीक। तो FeOH होल थ्राइस सॉल क्या होता है? ये होता है भाई साहब पॉजिटिवली चार्ज। अगर ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रोलाइट से कौन सा आयन आएगा? नेगेटिव आयन इसके पास आएगा कि भैया पीपीटी कर दें, ठीक। तो होगा क्या, यहां से नेगेटिव आयन निकाल लो। कैसे आएगा? Mg2 प्लस 2Cl-। ये तोड़ना तो आप जानते हो, अगर ये तोड़ना नहीं जानते तो बहुत गलत जगह हो तुम, ठीक है। ये आपको तोड़ना आना चाहिए, ठीक। इसके बारे में बताता हूं, जब कभी भी ऐसे बड़ा वाला ब्रैकेट लगा हो तो उसको आपको ब्रेक नहीं करने का, ठीक। सिर्फ और सिर्फ ये जो बाहर वाले आयन हैं इनको ब्रेक करने का। देखो FeCN6 और 4 नेगेटिव, ऐसा अंदर ब्रेक नहीं करेंगे, ठीक। AlCl3 को तोड़ लो, कैसा? Al+3 और +3Cl नेगेटिव, और इसको तोड़ लो कैसा? 2K+ पोटेशियम ऑक्सीलेट है ये, C2O4 2- ऑक्सीलेट आयन, ऐसा होता है। अब आप देखो ये पॉजिटिव सॉल है तो कौन से आयन से मतलब होना चाहिए तुम्हें? नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन और नेगेटिव आयन। अब बताओ चार्ज किस पे ज्यादा है? बताओ चार्ज किस पे ज्यादा है? इस पर ज्यादा है ना, और चार्ज FeCN6 4 नेगेटिव, इस पर चार्ज ज्यादा है, तो कौन सा कोआगुलेटिंग एजेंट बेस्ट होगा? जिस पर चार्ज ज्यादा होगा, सीधी सी बात। मतलब आंसर इसका आएगा क्या? बदलापुर। समझ गए बात को, पूरी कहानी। पॉजिटिवली चार्ज सॉल था, नेगेटिव आयन चाहिए था, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। हमें ये देखना है कि चार्ज कितना। कई लोग इसमें गलती करते थे, ओवरऑल चार्ज लेने लगते हैं कि सर 3Cl- का 3, ऐसे नहीं भाई, गलत है ये। क्या कर रहे हो ये जिंदगी में? आपको करना क्या है? सिर्फ आयन टू आयन कंपेयर कराना है, आयन क्या क्या है, ठीक है। ये आयन क्या क्या है ये देखना है, उनके नंबर पे नहीं कि कितने हैं, ठीक। चलो आगे एक और क्वेश्चन। कंपेयर कोआगुलेटिंग वैल्यू ऑफ आयंस फॉर कोआगुलेशन ऑफ गोल्ड सॉल। मतलब
पहली बात ये पता होना चाहिए, बोलो मेटल सॉल्ट क्या होती है, नेगेटिवली चार्ज होती है। कैसी होती है, नेगेटिवली चार्ज सॉल्ट है। और अगर ये नेगेटिवली चार्ज सॉल्ट है तो इसको चाहिए पॉजिटिव आयन, तो वैसे भी ऑप्शन में पॉजिटिव आयन ही दे रखे हैं, एबीसी, मतलब कंपेयर कराना है, ऑप्शन नहीं है, एबीसी को कंपेयर कराना है। ठीक, ध्यान से देखो, अगर ये नेगेटिव सॉल्ट है तो कौन सा आयन अच्छा होगा, Al+3, क्योंकि चार्ज ज्यादा है। फिर ये मतलब अगर मैं Cp लिखूं कोआगुलेशन पावर, तो A का ज्यादा, फिर B का और फिर C का, और जितनी ज्यादा पावर भैया उतनी कम वैल्यू, मतलब कोआगुलेशन वैल्यू का ऑर्डर Cp का उल्टा होगा, और ये आ गया आपका आंसर। समझ गए बात को। एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन चमकते हुए दिखेंगे, चमकते हुए आंसर लगाना, चमकते हुए नंबर मिलेंगे। ठीक है, नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। चलो आगे बढ़ते हैं, कोआगुलेशन में लास्ट टॉपिक है कोआगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट। अभी जो पीछे हम सारी चीजें पढ़ रहे थे, हार्डी-सुल्ज रूल वगैरह, ये सारा वो लायोफोबिक सॉल्ट के लिए था, है ना। लायोफिलिक सॉल्ट का भी आप कोआगुलेशन करवा सकते हो। हालांकि लायोफिलिक सॉल्ट क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, और उसके दो फैक्टर हैं, चार्ज एंड सॉल्वेशन की वजह से ये क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। अगर हम इन दोनों फैक्टर को हटा दें तो इसको कोआगुलेट करवाया जा सकता है। ठीक है, यही सब बातें हम लिखेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 क्या लिख रहा हूं मैं, देयर आर two factors which are responsible for stability of लायोफिलिक कोलॉइड्स या लायोफिलिक सॉल्ट्स, अगर मैं इन दोनों फैक्टर को, सॉरी फैक्टर तो लिखे ही नहीं है, देयर आर टू फैक्टर विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट्स, चार्ज एंड सॉल्वेशन। ठीक है, चार्ज एक फैक्टर हो गया और सॉल्वेशन ये दूसरा फैक्टर हो गया। तो ये दोनों फैक्टर, चार्ज और सॉल्वेशन, ये इसकी स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। किसके लिए, लायोफिलिक सॉल्ट के लिए। अगर ये दोनों फैक्टर हम हटा दें तो हम इजीली कोआगुलेट करवा सकते हैं, किसको, लायोफिलिक सॉल्ट को भी। तो पॉइंट नंबर 2 में मैं लिख रहा हूं, कोआगुलेशन कैन बी डन बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट and by adding suitable solvent। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लूं, एल्कोहल और एसीटोन अगर मैंने ये मिला दिए कोलाइडल सॉल्यूशन में, तो ये डिस्पर्स फेस के पार्टिकल को क्या कर देते हैं, डिहाइड्रेट कर देते हैं। डिस्पर्स फेस को क्या कर देते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाता है वहां पर डिस्पर्स फेस का, जिस वजह से उसका कोआगुलेशन हो जाता है। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मिलाकर। तो ये कहानी है, मतलब आपको बेसिकली अगर ये वाली चीज ना भी पढ़ो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस याद होना चाहिए कि लायोफोबिक में तो अच्छी बात है, कोआगुलेशन भरपूर होता है, लेकिन लायोफिलिक में भी कोआगुलेशन आप करवा सकते हो। चार्ज और सॉल्वेशन ये दो फैक्टर हैं जो रेस्पॉन्सिबल हैं लायोफिलिक की स्टेबिलिटी के लिए। इनको अगर हम हटा दें कैसे कर सकते हो वो, बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट और कोई सूटेबल सॉल्वेंट, एल्कोहल या एसीटोन मिला दिया, जो कि डिहाइड्रेट कर देते हैं किसको, डिस्पर्स फेस को। ठीक है, तो कोआगुलेशन हो जाता है, ये कहानी है। आगे बढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ लिया अभी तक हमने, एक बार पीछे चलना पड़ेगा क्योंकि बहुत पढ़ लिया। तो क्या क्या पढ़ लिया इसके बारे में बताता हूं। अपन ने प्रिपरेशन पढ़ ली कोलॉइड की, अपन ने प्यूरिफिकेशन पढ़ा, और अपन ने प्रॉपर्टीज पढ़ी। ठीक है, क्या क्या हो गया, प्रिपरेशन, प्यूरिफिकेशन, प्रॉपर्टीज। अब चलते हैं प्रोटेक्शन। ठीक है, तो अगला टॉपिक है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड। एक्चुअल में कौन से कोलॉइड का प्रोटेक्शन हमें करना है, लायोफोबिक का करना है। किसका करना है, लायोफोबिक कोलॉइड का प्रोटेक्शन करना है। और वो कैसे होता है, लायोफिलिक कोलॉइड प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि लायोफिलिक कोलॉइड क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। किस वजह से स्टेबल होते हैं, हाइड्रेशन की वजह से स्टेबल होते हैं। और उनकी यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि वो लायोफोबिक के पार्टिकल को क्या करते हैं, कवर कर लेते हैं, जिस वजह से किसी और फर्दर इलेक्ट्रोलाइट से लायोफोबिक का प्रोटेक्शन करवा देते हैं वो। तो यही सब कहानी आप लिखेंगे। तो पहला पॉइंट में लिखना प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड में, नंबर 1 पॉइंट, लायोफिलिक colloids are more stable. Lyophilic colloids are more stable than lyophobic colloids. Lyophobic
फोबिक कोलॉइड्स ड्यू टू एक्सटेंसिव हाइड्रेशन, तो हाइड्रेशन की वजह से डिस्पर्जन मीडियम जो होता है लायोफिलिक सॉल्ट में, वो डीपी को क्या करता है, हाइड्रेट करता है। बहुत अच्छे संबंध होते हैं उसके, ठीक है, मतलब बहुत अच्छे से हाइड्रेट करता है उसको। तो हाइड्रेशन की वजह से लायोफिलिक कोलॉइड क्या होता है, स्टेबल। किसके कंपैरिजन में, लायोफोबिक कोलॉइड के कंपैरिजन में। पॉइंट नंबर 2, लायोफिलिक कोलॉइड की यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि वो लायोफोबिक को कवर कर ले, मतलब उसको क्या करते, प्रोटेक्ट करते। किससे, इलेक्ट्रोलाइट से। तो यही बातें लिखेंगे, व्हेन लायोफिलिक colloid is added to lyophobic colloid, it will form layer around lyophobic colloid to protect from इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या बनाता है, लेयर बना लेता है। जैसे सपोज अपन इसको समझने के लिए ऐसा बनाते हैं, डायग्राम से समझाता हूं। मेरे पास ये कंटेनर है, ठीक है, ध्यान से समझना। इस कंटेनर में लायोफोबिक कोलॉइड है, मान लो ये, ठीक है। ये किसका पार्टिकल है, लायोफोबिक का पार्टिकल है, ठीक है, लायोफोबिक कोलॉइड है। आप इसमें क्या मिला रहे हो, आप इसमें मिला रहे हो इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। आप इसमें क्या मिला रहे हो, इलेक्ट्रोलाइट। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोलाइट लायोफोबिक को क्या करता है, कोआगुलेट करता है। आप तो जानते ही हो, पीछे भी पढ़ा हमने, बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट हार्डी-सुलज रूल। तो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो लायोफोबिक कोलॉइड के पार्टिकल को क्या कर देगा, कोआगुलेट कर देगा। क्यों, इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव नेगेटिव आयन कुछ तो होगा, और लायोफोबिक पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कुछ तो होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो नेगेटिव से हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट के नेगेटिव आयन से कोआगुलेट, और अगर ये नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रोलाइट के पॉजिटिव से कोआगुलेट हो जाएगा। मतलब यहां झमाझम कोआगुलेशन चल रहा है। अब इसको बचाना है। अब इसको बचाना है तो कैसे बचाएंगे, अलग कलर से बचाएंगे, ठीक है। देखो मैं क्या कर रहा हूं, इसमें मिला दूंगा क्या, लायोफिलिक कोलॉइड। तो मैंने क्या किया, लायोफोबिक के साथ लायोफिलिक को मिला दिया, और अब तुम इलेक्ट्रोलाइट डालोगे तो लायोफिलिक के जो पार्टिकल्स हैं, लायोफिलिक कोलॉइड क्या कर लेगा, इसको कवर कर लेगा। इसको कवर कर लेगा मतलब अब डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा, किसका, इलेक्ट्रोलाइट से, किसका, लायोफोबिक का, क्योंकि लायोफिलिक ने उसको घेर लिया, और लायोफिलिक तो इजीली कोआगुलेट होते भी नहीं है ना। तो लायोफिलिक क्या करता है, इसको घेर लेता है। इसलिए लायोफिलिक कोलॉइड का एक और नाम है प्रोटेक्टिव कोलॉइड, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 3 में मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर, लायोफिलिक colloids are known as protective colloids, ठीक है। एग्जाम्पल अगर आपको लिखना है तो सैकराइड्स वगैरह होते हैं, जैसे गम हो गया, ठीक है, पोटैटो स्टार्च वगैरह हो गया, ये सब लायोफिलिक कोलॉइड्स यहां पर यूज करते हैं हम, ठीक है। एग्जाम्पल लिखना चाहो तो लिख लो, गम, पोटैटो स्टार्च, ETC, ठीक है। जिलेटिन वगैरह, एल्बुमिन वगैरह, ये सारे यहां ले सकते हो। तो ये कहानी हो गई प्रोटेक्शन की, समझ गए पूरी बात। एक बार फिर से, प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड होता है, किसका करते हैं, सबसे पहली बात, पॉइंट नंबर 1, किसका करते हैं, लायोफोबिक कोलॉइड का प्रोटेक्शन करते हैं। किससे करते हैं, पॉइंट नंबर 2, किससे करते हैं, लायोफिलिक से करते हैं। क्यों करते हैं, कोआगुलेशन को बचाने के लिए, कोआगुलेशन ना हो उसके लिए। होता क्या है, लायोफोबिक कोलॉइड में इलेक्ट्रोलाइट मिलाएंगे तो कोआगुलेशन होगा। इसको बचाना है तो लायोफिलिक मिला दो, जिससे क्या हो जाएगा, लायोफिलिक के पार्टिकल कवर कर लेंगे, किसको, लायोफोबिक के पार्टिकल को। तो डायरेक्ट इंटरेक्शन रोक दिया, बीच में एक तरीके से खड़े हो गए ना भाई, दो लोगों की लड़ाई हो रही है, बीच में कोई तीसरा आदमी खड़ा होगा, नहीं लड़ना, मतलब नहीं करना कोआगुलेशन, ये वाली बात हो गई, ठीक। तो बीच में जो खड़ा है वो क्या है, प्रोटेक्टिव कोलॉइड है, और वो क्या होता है, लायोफिलिक होता है। कुछ एग्जाम्पल है वो लिख रखे हैं मैंने, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई। अब ये जो प्रोटेक्टिव पावर है, जो प्रोटेक्शन है, उसको हम एक टर्म में भी डिफाइन करते हैं, जिसको बोलते हैं गोल्ड नंबर, ठीक है।
तो ये नोट करो, फिर मैं गोल्ड नंबर बताता हूं आपको। तो हमने यहां पर 3 पॉइंट लिख लिए, चौथा पॉइंट लिखने जा रहा हूं मैं, गोल्ड नंबर। प्रोटेक्टिव पावर को गोल्ड नंबर के अकॉर्डिंग समझाया जाता है। कैसे? गोल्ड नंबर की डेफिनेशन बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना। देखो क्या कह रहे हैं गोल्ड नंबर में, क्या कह रहे हैं, द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलॉइड या लायोफिलिक कोलॉइड, प्रोटेक्टिव कोलॉइड इन मिलीग्राम, प्रोटेक्टिव कोलॉइड इन मिलीग्राम, बहुत ध्यान से, इन मिलीग्राम, नीडेड टू जस्ट प्रिवेंट द प्रिसिपिटेशन और कोआगुलेशन, प्रिवेंट द कोआगुलेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेशन भी बोलते हैं, टू जस्ट प्रिवेंट द कोआगुलेशन ऑफ 10 ml of gold sol by 1 ml of 10% NaCl। ये कहानी है, बहुत ध्यान से डेफिनेशन पढ़ो। क्या कह रहे हैं, हमें करना क्या है, मेरे पास प्रोटेक्टिव कोलॉइड है, उसका वेट मिलीग्राम में कितना डालें कि जो पहले कार्यक्रम चल रहा था अब वो बंद हो जाए। पहले क्या कार्यक्रम चल रहा था वो देखो, पहले लायोफोबिक और इलेक्ट्रोलाइट मिल रहे थे, कोआगुलेशन हो रहा था। हमने क्या किया, लायोफिलिक कोलॉइड को मिला दिया, उसने यहां पर लेयर बना ली और प्रोटेक्शन कर दिया, मतलब कोआगुलेशन रोक दिया। तो इस लायोफिलिक कोलॉइड का वेट मिलीग्राम में कितना हो कि ये कार्यक्रम बंद हो जाए, किसका, इलेक्ट्रोलाइट और लायोफोबिक का जो हो रहा था कोआगुलेशन वो बंद हो जाए। अब ये जो हम लायोफोबिक लेते हैं सॉल, वो गोल्ड सॉल लेते हैं, और लायोफिलिक क्या लेते हैं हम, जैसे गम, जिलेटिन, पोटैटो स्टार्च वगैरह ये सब लेते हैं अपन। समझ गए बात को? तो उसको हमने मिलाया, तो इनका वेट मिलीग्राम में कितना लें कि जो इलेक्ट्रोलाइट यहां से मिला रहे हो वो क्या है, 1 ml ऑफ 10% NaCl, जो अपन मिला रहे हैं उतना है वो अमाउंट, ठीक है। और लायोफोबिक क्या है, 10 ml गोल्ड है, ठीक। तो ये कहानी है, मतलब लायोफोबिक क्या हो गया, गोल्ड सॉल, ये क्या हो गया 1 ml ऑफ 10% NaCl, और ये क्या हो गया लायोफिलिक मिलीग्राम में वेट, ठीक है। ये कहानी है। अब जो प्रोटेक्टिव पावर है, मान लो कि लायोफिलिक कोलॉइड का वेट बहुत ही कम में काम हो गया, मतलब बहुत कम में ही, कम मिलीग्राम में ही काम हो गया, मतलब प्रोटेक्शन हो गया। इसका मतलब अच्छा है ना, मतलब प्रोटेक्टिव पावर, क्या, प्रोटेक्टिव पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, गोल्ड नंबर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गोल्ड नंबर। अगर आपको 4 प्रोटेक्टिव कोलॉइड या लायोफिलिक कोलॉइड के गोल्ड नंबर दे दें और पूछें आपसे कि बताइए प्रोटेक्टिव पावर किसकी ज्यादा है, तो जिसका गोल्ड नंबर कम होगा उसकी प्रोटेक्टिव पावर ज्यादा होएगी, ठीक है। ये बात है, समझ गए। अच्छे से सारे पॉइंट पढ़ लेना, बढ़िया तरीके से नोट्स बना लेना। सरफेस केमिस्ट्री में एनसीईआरटी से आगे आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, किसी भी बुक से सरफेस केमिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितने वीडियो लेक्चर मैंने बनाए हैं उतने करने हैं, और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा, समझ रहे हो। बढ़िया तरीके से नोट्स बनाना और प्रॉपर रिवीजन करना, ये कंडीशन अप्लाई कर लो तब क्वेश्चन बनेगा, ठीक। नोट करो इसे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है अपना इमल्सन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार देख लो क्या क्या होता है इसमें। इसके पहले की सारी कहानी इंपॉर्टेंट है कोलॉइड में। इमल्सन क्या होते हैं, लिक्विड लिक्विड सिस्टम होता है ये, मतलब यहां पर डिस्पर्स फेज भी लिक्विड होता है और डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड होता है, ठीक है। तो मैं ये लिख रहा हूं कि पहला पॉइंट ये है कि लिक्विड लिक्विड कोलॉइड, लिक्विड लिक्विड कोलॉइड, लिक्विड लिक्विड कोलॉइड इज कॉल्ड इमल्सन, ठीक है, इज कॉल्ड इमल्सन। मतलब यहां पर डिस्पर्स फेज भी क्या होता है, डिस्पर्स फेज डीपी ये भी लिक्विड होता है, और डिस्पर्जन मीडियम डीएम ये भी लिक्विड होता है। अब दो टाइप का यहां पर आप इमल्सन पढ़ते हो, तो पॉइंट नंबर 2 में मैं लिख रहा हूं 2 टाइप्स इसके, ठीक है। 2 टाइप हैं, एक होता है नंबर 1 इज OW टाइप,
OW टाइप का मतलब होता है ऑयल इन वाटर, मतलब ऑयल डीपी और वाटर क्या होगा डीएम, ठीक है। और यूजुअली डीपी और डीएम में से कोई एक वाटर ही होता है, ऐसा मोस्ट ऑफ द इमल्सन्स में होता है। तो OW टाइप को हम क्या बोलते हैं, ऑयल इन वाटर, ऑयल इन वाटर, ठीक। और सेकंड नंबर का जो होता है वो होता है आपका WO टाइप, WO टाइप, इसको क्या बोलते हैं, वाटर इन ऑयल, मतलब यहां पर वाटर क्या होगा डीपी होगा और ऑयल क्या होगा आपका डीएम होगा, ठीक है। यहां पर जो पहले लिखा है वो डीपी, बाद में लिखा है वो डीएम, तो ऑयल डीपी वाटर डीएम, यहां वाटर डीपी और ऑयल डीएम होगा। इनके एग्जांपल्स भी आप याद कर लेना। ऑयल इन वाटर टाइप के हैं मिल्क, ठीक है, मिल्क हो गया, वैनिशिंग क्रीम हो गई, ये क्या हो गए एग्जाम्पल OW टाइप के, ठीक। और वाटर इन ऑयल टाइप का इसमें होता है बटर, बटर हो गया, ठीक, क्रीम हो गई, और कॉड लिवर ऑयल, कॉड फिश होती है उससे निकालते हैं इसको, है ना, तो कॉड लिवर ऑयल बोलते हैं। तो ये हो गया आपका क्या OW टाइप और ये WO टाइप। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज में लिख रहा हूं मैं यहां पर, प्रॉपर्टीज नंबर 1 इज इमल्सीफाइंग एजेंट या इमल्सीफायर, इमल्सीफायर्स और इमल्सीफाइंग एजेंट, इमल्सीफाइंग एजेंट, इमल्सीफायर है इमल्सीफाइंग एजेंट क्या होते हैं, जो इमल्सन को स्टेबलाइज करते हैं, ठीक है। तो इसमें पॉइंट नंबर 1 क्या लिख रहा हूं मैं, स्टेबलाइजेज, स्टेबलाइजेज द इमल्सन। ये क्या करते हैं, एक लेयर बना लेते हैं डीपी और डीएम के बीच में, है ना, स्टेबलाइजेज द इमल्सन। अब इमल्सीफायर क्या क्या होते हैं, ऑयल इन वाटर टाइप में अलग टाइप के इमल्सीफायर यूज करते हैं, वाटर इन ऑयल में अलग करते हैं, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं सबसे पहले OW टाइप में जो इमल्सीफायर हैं वो कौन से हैं, OW टाइप, OW टाइप में जो इमल्सीफायर होते हैं वो क्या होते हैं, और वाटर इन ऑयल, ठीक है, WO टाइप में इमल्सीफायर हैं वो क्या होते हैं, ऑयल इन वाटर टाइप में जो इमल्सीफायर मिलाते हैं वो होते प्रोटीन्स, ठीक है, प्रोटीन्स हो गए, स्टार्च हो गया, ठीक है, नेचुरल एंड सिंथेटिक सोप, नेचुरल एंड सिंथेटिक सोप्स, ये इमल्सीफायर होते हैं इसमें, ठीक है। और वाटर इन ऑयल में, वाटर इन ऑयल में इसमें हम मिलाते हैं लॉन्ग चेन एल्कोहल, लॉन्ग चेन एल्कोहल, लैम्प ब्लैक, ये हो गया, और हैवी मेटल फैटी एसिड, हैवी मेटल फैटी एसिड्स मिलाते हैं इसमें, ठीक है। ये डायरेक्ट आप ध्यान रखना कि कौन कौन से इमल्सीफायर यूज करते हैं। और इमल्सीफायर का काम क्या होता है, इमल्सन को स्टेबलाइज करते हैं, कैसे करते हैं, ये एक लेयर बनाकर, ठीक, डीपी और डीएम के बीच में। सेकंड प्रॉपर्टी में सेकंड पॉइंट लिख रहा हूं मैं, डीमल्सिफिकेशन, डीमल्सिफिकेशन, डीमल्सिफिकेशन का मतलब क्या है, आप इमल्सन में से दोनों लिक्विड को सेपरेट कर रहे हो, इसको बोलते हैं डीमल्सिफिकेशन, द सेपरेशन ऑफ लिक्विड, द सेपरेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम इमल्सन इज कॉल्ड डीमल्सिफिकेशन, डीमल्सिफिकेशन, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, लिक्विड का सेपरेशन कर रहे हो, किससे, पूरा का पूरा जो आपका इमल्सन है उसमें से ऑयल अलग कर रहे हो, वाटर अलग कर रहे हो, मतलब डीपी अलग कर रहे हो, डीएम अलग कर रहे हो, ठीक है। तो द सेपरेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम emulsion is called demulsification, which can be done by heating भी करा सकते हो, फ्रीजिंग भी करा सकते हो, ठीक है, हीटिंग पर, फ्रीजिंग पर, एंड सेंट्रीफ्यूगिंग, मतलब इसमें आप डीपी और डीएम को सेपरेट करते हो इस टेक्निक से, है ना, ETC। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डीमल्सिफिकेशन कर सकते हो, या एक और तरीके से कर सकते हो आप, इमल्सीफायर जो है ना, इमल्सीफाइंग एजेंट, उसको डिस्ट्रॉय कर दो तो डीपी और डीएम अलग हो जाएंगे, ठीक है, एक ये तरीका है। तीसरे नंबर पे मैं लिख रहा हूं डाइल्यूशन, नंबर 3 इज तीसरी प्रॉपर्टी डाइल्यूशन। अब जो डाइल्यूशन है, आपके पास मान लो कोई इमल्सन है, सपोज ऑयल इन वाटर टाइप है, तो अगर आप डिस्पर्जन मीडियम से डाइल्यूशन कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप डाइल्यूशन कर सकते हो, आप डाइल्यूट कर सकते हो, किसी भी क्वांटिटी से आप डाइल्यूट कर सकते हो।
लेकिन अगर आप डीपी मिला रहे हो तो डीपी मिलाने से क्या होता है, एक सेपरेट लेयर बनी रहती है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिखो डाइल्यूशन की क्या होती है। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, इमल्सन कैन बी डाइल्यूटेड बाय एनी अमाउंट ऑफ डीएम, any amount of dm. On other hand, when dp is mixed, disperse phase is mixed, separate layer is formed, सेपरेट लेयर इज फॉर्म्ड। मतलब आपने अगर डीएम से डाइल्यूशन किया तो आप बिल्कुल कर सकते हो डाइल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपने अगर डीपी मिलाया, उसमें डिस्पर्स फेज मिलाया, तो सेपरेट लेयर बनी रहेगी, सीधी सी बात है ना। एक ऑयल है, एक वाटर है, आप डिस्पर्जन मीडियम तो आपका मैक्सिमम क्वांटिटी में है ना, एक्सेस में तो है ही ना, तो आप उसको और डाइल्यूट कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर आप डीपी मिलाओगे तो डीपी और डीएम के बीच में जो लेयर बनी है वो लेयर फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज थी इसकी, तो ध्यान से ये सब याद रखना, ठीक है। 5 मिनट का काम है। ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, दो टाइप के इमल्सन, उनके एग्जाम्पल, और इमल्सीफायर क्या होते हैं उसके काम। ये दो नहीं भी पढ़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नोट कर लो इसको, फिर अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे अपन। पूरे क्वेश्चन में कंप्लीट सरफेस केमिस्ट्री के कराऊंगा आपको, 21 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वाला जो वीडियो आएगा उसमें। अभी मैं आपको 2 न्यूमेरिकल बता रहा हूं, एक गोल्ड नंबर से रिलेटेड और एक कोआगुलेटिंग वैल्यू से रिलेटेड, ठीक है। और बाकी मैंने सरफेस के फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था एडजॉर्प्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल, वहां मैंने करवा दिए थे, ठीक है। तो आपका न्यूमेरिकल पोर्शन कवर हो जाएगा। तो ध्यान से देखो क्या कह रहे हैं इसमें, फॉर द कोआगुलेशन ऑफ 50 ml ऑफ FeOH होल थ्राइस सॉल्ट, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट होता है हाइड्रोक्साइड, 10 ml ऑफ 0.5 मोलर KCl इज रिक्वायर्ड। तो KCl में से कौन सा आयन करेगा, Cl नेगेटिव आयन इसको कोआगुलेट करेगा, अपोजिट चार्ज वाला करता है, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, कोआगुलेशन वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, पहली बात तो इसकी बेसिक डेफिनेशन पता होना चाहिए। कोआगुलेशन वैल्यू क्या होता है, मिलीमोल पर लीटर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, सीधा सीधा मतलब आपको कॉन्सेंट्रेशन निकालनी किसमें, मिलीमोल पर लीटर। तो मैं यहां से क्या करूंगा, Cl माइनस के मिलीमोल निकालूंगा, ये ध्यान रखना आप, है ना, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट है, उसको नेगेटिव आयन करेगा यहां से। तो मिलीमोल ऑफ Cl नेगेटिव क्या आ जाएंगे, मिलीमोल्स ऑफ Cl नेगेटिव। तो KCl में एक ही Cl नेगेटिव है, तो मिलीमोल्स ऑफ Cl नेगेटिव इज इक्वल टू क्या बोलूंगा, मिलीमोल्स ऑफ KCl, सीधा सीधा मिलीमोल्स ऑफ KCl, ठीक। और मिलीमोल्स ऑफ KCl क्या आएंगे, मोलैरिटी और वॉल्यूम इन ml, तो 0.5 इंटू कितना हो जाएगा, 10, तो ये हो गया आपका 5 मिलीमोल, ठीक है। तो ये क्या आ गए, 5 मिलीमोल आ गए, क्योंकि आपका वॉल्यूम किस में था, ml में था। अब आप ध्यान करो कैसे करते थे अपन, ये तो मिलीमोल आ गए, अब मुझे क्या लेना है, वॉल्यूम किस में लेना है, लीटर में लेना है, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन में लिखूंगा कैसे, मिलीमोल्स ऑफ Cl नेगेटिव डिवाइडेड बाय वॉल्यूम किस में लेना है, लीटर में लेना, मिलीमोल पर लीटर होता है, ठीक है। तो मिलीमोल कितने हैं, 5, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम लीटर में कितना रख दो, 50 ml कह रहे हैं ना ये, तो 50 ml कह रहे हैं, तो 50 ml को लीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 की पावर -3 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लो, ये 5 से काट दो, ये 10 टाइम्स हो गया, 10 की पावर -2 नीचे, तो ऊपर जाएगा कितना आएगा, 100। मतलब कोआगुलेटिंग वैल्यू क्या हो जाएगी, Cl माइनस आयन के लिए 100 हो जाएगी, मतलब KCl के लिए 100 हो जाएगी, ठीक है। तो कोआगुलेशन वैल्यू CV इज इक्वल टू 100, यूनिट क्या लिखोगे, मिलीमोल पर लीटर, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करना है आपको क्वेश्चन को। आपसे अगर आयन पूछ ले कि बताओ कौन सा आयन इस इलेक्ट्रोलाइट का कोआगुलेट कर रहा है, तो आप बोलोगे Cl नेगेटिव आयन, क्योंकि हाइड्रोक्साइड क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज सोल। फिर से मैं बोल रहा हूं, जो चार्ज वाला मैंने टॉपिक पढ़ाया है, कौन से पॉजिटिव सोल है कौन से नेगेटिव, वो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, याद कर लेना उसको। सेकंड क्वेश्चन गोल्ड नंबर से रिलेटेड है। क्या बोल रहे हैं आपसे, गोल्ड नंबर ऑफ जिलेटिन इज 0.01। तो गोल्ड नंबर का मतलब एक्चुअल में क्या होता है, गोल्ड नंबर नंबर नहीं है, गोल्ड नंबर एक्चुअल में वेट है, किसमें, मिलीग्राम में, ये ध्यान रखना। तो आपको ये 0.01 मिलीग्राम दे रखा है, ठीक है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ जिलेटिन टू बी एडेड टू 1000 ml ऑफ कोलाइडल गोल्ड सॉल्यूशन टू प्रिवेंट इट्स कोआगुलेशन बिफोर एडिंग 1 ml ऑफ 10% NaCl। ये तो डेफिनेशन थी आपकी, ठीक। लेकिन याद करो इस डेफिनेशन में यहां पर क्या था, जो इस डेफिनेशन में था वो यहां 10 ml गोल्ड सॉल्ट थी, ठीक है। तो 10 ml के लिए जो गोल्ड नंबर है वो ये है, ध्यान रखना। तो फॉर 10 ml गोल्ड सॉल्ट, उसके लिए जो वेट है, गोल्ड नंबर मतलब वेट होता है एक तरीके से, तो वेट क्या है, 0.01 मिलीग्राम है ये, ठीक है, मतलब ये गोल्ड नंबर है। तो ये 10 ml के लिए था, मुझे किसके लिए निकालना है, 1000 ml के लिए निकालना है। तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दूं
तो 10 इंटू 100 ml कर दो, तो इतने गोल्ड सॉल के लिए क्या हो जाएगा वेट, इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0.01 इंटू 100 मिलीग्राम, तो ये क्या आ गया वेट, 1 मिलीग्राम आ गया आपका। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना था ये। तो 1000 ml गोल्ड सॉल्व के लिए जो वेट है वो कितना आ गया, 1 मिलीग्राम। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 मिलीग्राम। ठीक है, ऐसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। बस बेसिक डेफिनेशन ध्यान रखना गोल्ड नंबर की क्या होती है, 10 ml गोल्ड सॉल्व होता है, उसका आपको बचाना है, उसको किससे बचाना है, इलेक्ट्रोलाइट से बचाना है। कैसे बचाओगे, लायोफिलिक कोलॉइड को मिला के। लायोफिलिक कोलॉइड क्या होते हैं, जिलेटिन, गम, स्टार्च, ये सब। ठीक है, नोट कर लो इसको। सारी कहानी सरफेस केमिस्ट्री की हमारी खत्म हो गई। अब अगला लेक्चर आपका आएगा 21 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का, तो वो सारे क्वेश्चन अच्छे से देखना, क्योंकि उन्हीं क्वेश्चन में से ही एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आपको आएगा। ठीक है, नोट कर लो इसे।